नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राही। कोरोना महामारी के बीच में अब बर्ड फ्लू का तांडव भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान से शुरू हुआ बर्ड फ्लू का संकट अब देश के 6 राज्यों में अपने पांव पसार चुका है। ऐसे में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ जिला प्रशासन को भी एक मामला सामने आने पर संक्रमित पक्षियों को मारने के सख्त आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन विभाग को बीमारी के प्रसार पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। यूपी के पड़ोसी राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा के अलावा केरल, राजस्थान में भी बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिला है। यहां पर कई पक्षियों को मारने का फैसला भी लिया गया है। लेकिन यूपी के लिए खबर अच्छी यह है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के संक्रमण का एक भी केस अब तक नहीं है। लेकिन हमें सतर्कता और बढ़ानी होगी और बर्ड फ्लू के नाम से पहचानी जाने वाली ये बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि H5N1 के कारण होती है। इसकी चपेट में आकर पक्षी दम तोड़ देते हैं, साथ ही ये इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक होती है। इसमें जान जाने तक का भी खतरा बरकरार रहता है। अब बर्ड फ्लू के लक्षण सामान्य फ्लू के जैसे ही होते हैं। बर्ड फ्लू के कारण प्रदेश के पोल्ट्री फार्म से जुड़े कारोबार भी इससे प्रभावित होने लगे हैं, क्योंकि चिकन और अंडे की बिक्री में 50% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना से कितना खतरनाक है ये बर्ड फ्लू और H5N1 वायरस से आखिर कैसे बचेगा इंसान। आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे आज हम चर्चा। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बर्ड फ्लू के केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र के कार्यकारी निर्देशक संजीव कुमार गुप्ता से हमारे संवाददाता ने बर्ड फ्लू को लेकर के खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। मैं इसमें खड़ा हूँ केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में, जहाँ पर पूरे भारत में रिसर्च की जाती है पक्षियों पर। और यहाँ पर लगभग 40,000 पक्षी हैं जो 5 प्रजाति के हैं। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ के कार्यकारी निदेशक से, जो बर्ड फ्लू का एक पैनिक क्रिएट हो रहा है पूरे देश में, उस पर इनका क्या स्टैंड है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। ये जो बर्ड फ्लू को लेकर इस समय पूरे देश में पैनिक है, 5 राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ये संस्थान जो है ये पूरे देश में अपनी रिसर्च उपलब्ध कराता है और पक्षियों पर शोध भी करता है। तो इस समय क्या आपकी तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं और क्या इस पर काम किए जा रहे हैं? इसमें जो सबसे पहली बात है जो हमने अपने संस्थान में भी लागू किया और हम चाहते हैं कि जो किसान भाई हमारे जो मुर्गी पालन करते हैं वो भी इन पर अगर ध्यान देंगे तो नुकसान होने से बचा जा सकता है। पहला तो ये है कि अपने संस्थान में कभी भी जो शोध परिसर है हमारा, या ऐसे ही किसी किसान का अगर फार्म है तो उसमें बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूरी तरह से रोक दिया जाए। सिर्फ वही लोग अंदर जाएं जो कि उसको पालन में दाना देना है, पानी देना है या दवाई देनी है, वही लोग अंदर जाएंगे। और अंदर जाने के लिए भी उनको फार्म की जो एंट्री होती है जहाँ से वो प्रवेश करते हैं वहाँ पर एक दवाई का कुछ रखें मिश्रण, जूते भी उसमें धोएंगे, अपने चप्पल धोएंगे, हाथ भी बाहर साबुन से धो के तब अंदर प्रवेश करेंगे और बाहर आते समय भी फिर यही प्रक्रिया करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम इस समय के लिए कहते हैं कि कभी भी कोई आदमी अगर एक फार्म में काम कर रहा है तो वो दूसरे फार्म में ना जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी चीज़ एक फार्म से दूसरे फार्म में जाना रोकना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अगर कभी भी कोई भी हमारा किसान भाई मुर्गी पालक देखता है कि अचानक उसके जो पालने वाली मुर्गियाँ हैं उनमें अचानक मृत्यु दर बढ़ जाती है, तो ये एक अलर्ट है। उसको तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करना चाहिए। वहाँ पर जो भी डॉक्टर्स होते हैं उन सबको ट्रेनिंग है कि कैसे सैंपलिंग करनी है, सैंपल करने के बाद कहाँ भेजना है। जैसे बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पर सैंपल भेजे जा सकते हैं। भोपाल में भी एक ICAR की लैब है जहाँ सैंपल भेजे जाते हैं। वहाँ से इस बात की पुष्टि करनी होती है कि इसमें क्या बर्ड फ्लू है या कुछ अन्य। अभी तक बरेली में जितने सैंपल आए हैं हमारी जानकारी के हिसाब से उसमें एक भी सैंपल में बर्ड फ्लू पॉजिटिव नहीं मिला है। तो जब नहीं है तो किसानों को या मुर्गी पालकों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सफाई का ध्यान अधिकतम, जैसे हम बोलते हैं हाई अलर्ट पे है, इस समय हमारे सभी लोगों को हम कहते हैं कि हाई अलर्ट पर रखो और सफाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। जंगली पक्षी अगर किसी के क्षेत्र में ज़्यादा उगते हैं तो वो रिफ्लेक्टर लगा सकते हैं, बड़े सस्ते से आते हैं। फार्म के चारों तरफ जहाँ भी उनके पास बांधने की जगह हो वो रिफ्लेक्टर लगा दें। उनके जब वो रिफ्लेक्टर अपनी लाइट छोड़ते हैं, फड़फड़ाते हैं, तो ऊपर जो उड़ रहे हैं पक्षी हैं वो वहाँ पर नहीं आते हैं। फार्म के आसपास भी कहीं पानी नहीं इकट्ठा होने दें। पानी को देखकर ऊपर उड़ते हुए परिंदे नीचे आ जाते हैं।
तो वो उसको ना दें। दाना बिल्कुल ना फैले, फार्म के आसपास ज़रा सा भी दाना ना फैले। आने जाने के रास्ते के ऊपर अगर पेड़ की टहनी आ रही है तो उनकी छटाई कर दें, क्योंकि उस पर बैठ के पक्षी बीट कर सकते हैं, सड़क गंदी हो सकती है और वो गंदगी किसी भी वर्कर के हाथ से या पैर से अंदर जा सकती है। तो ये मोटी मोटी चंद बातें हैं, ये करेंगे तो कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। बर्ड फ्लू के बारे में जानना चाहिए। बर्ड फ्लू कैसे फैलता है पक्षियों से मनुष्यों में, और पक्षियों में जो है ये क्यों होता है, क्या उसके कारण है? एक वायरस है जो इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे हम लोगों के अंदर फ्लू टाइप का होता है, ऐसी पक्षियों में होने वाले वायरस को हम फ्लू वायरस जो होता है जिसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। और चूँकि ये पक्षियों में होता है, इसका नाम एवियन इन्फ्लुएंजा है। अब इसके बहुत सारे प्रारूप होते हैं, जो सबसे खतरनाक प्रारूप है वो है H5N1। और अभी तक जितने रिजल्ट्स आए हैं उसमें H5N8 नाम का वायरस का स्ट्रेन मिला है, तो वो ज़्यादा खतरनाक अभी नहीं है। हाँ, यदि वो स्ट्रेन N1 टाइप का होता तो थोड़ा सा आदमियों के लिए भी रिस्क होता है। और हम तो ये सबको सलाह देते हैं कि मुर्गी का मीट खाना है या किसी भी पक्षी का मीट खाना है तो अच्छे से पका के खाइए। अंडा खाना है तो उबाल के खाइए। अगर आपका अंडा और मीट ढंग से पका हुआ है तो उसमें वायरस की संभावना आदमी के लिए कोई नुकसान पहुँचने की नहीं है। अपने यहाँ से संस्थान से जो बिक्री होती है अंडा और मीट की जाती है उन चीज़ों की, तो क्या उसकी बिक्री पर कोई प्रभाव पड़ा है इस फ्लू के फैलने के बाद में? नहीं, अभी कोई प्रभाव नहीं है। हमारे संस्थान में जो बाई प्रोडक्ट है, फार्म में चूँकि मुर्गियाँ हैं तो अंडे आते हैं, उनको शोध का जो हमारा बचा हुआ अवयव होता है उनको हम यहाँ पर परिसर में जो लोग आवास करते हैं वो लोग भी और कुछ बाहर के लोग भी उसको लेते हैं खाने के लिए, और हमारे यहाँ से जा रहा है, उसमें किसी तरीके का कोई प्रभाव। जी, तो ये थे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के कार्यकारी निदेशक संजीव कुमार जी, जिनका कहना है कि जो पैनिक है वो भी क्रिएट करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो साफ सफाई है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो किसान हैं उनको इनकी ये सलाह है कि अभी जो पक्षियों की खरीद फरोख्त है उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, जिससे जो बर्ड फ्लू का खतरा है वो आगे और न फैलने पाए। कैमरामैन अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता। तो एक तरफ देश कोरोना महामारी से भी जूझ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब बर्ड फ्लू के दस्तक ने लोगों को परेशान कर दिया। ऐसे में अब बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं, आइए आपको एक बार ग्राफिक के माध्यम से भी दिखाते हैं। तो बर्ड फ्लू के लक्षण सामान्य फ्लू के जैसे ही होते हैं, ये आपके लिए समझना जरूरी है। इसमें देखिए सांस लेने में भी दिक्कत होती है। बर्ड फ्लू के लक्षण में सांस लेने में दिक्कत होना ये सबसे कॉमन है, और ये खतरनाक भी है क्योंकि पक्षियों से इंसान तक फैलता है, इसलिए एहतियात रखना जरूरी है। उल्टी होने का एहसास होता है, ये भी एक लक्षण है बर्ड फ्लू का। बुखार और नाक बहना, ये भी लक्षण बर्ड फ्लू का है। इसके अलावा मांसपेशियों, पेट के निचले हिस्से में और सिर में दर्द रहना, ये भी बर्ड फ्लू का ही लक्षण है। मुर्गियों और संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से ये बीमारी हो सकती है। ये वायरस इंसानों में आंख, नाक और मुंह के जरिए ही प्रवेश करता है, यानी कि जैसे कोरोना से आप बचाव कर रहे हैं कुछ वैसे ही एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस काफ़ी खतरनाक भी होता है। तो फ्लू के जो सामान्य लक्षण होते हैं, लक्षण कमोबेश इसके वही हैं, लेकिन खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये आपकी जान पर भी भारी पड़ सकता है। और इसलिए जो एडवाइजरी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी जारी की गई है। अलर्ट मोड पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा है कि रखा गया है। पोल्ट्री फार्म संचालकों को भी निर्देशित किया गया है कि उनको किन मानकों का ख्याल और कैसे रखना है। साथ ही साथ जो बॉर्डर से बाहर से जहाँ से मुर्गियाँ आ रही हैं वहाँ पर वाहनों की चेकिंग हो रही है, सैंपलिंग हो रही है, ताकि इस तरीके की स्थितियाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ना बने। हालांकि पड़ोसी राज्यों के अंदर, जिसमें मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा की हम बात करें, राजस्थान की हम बात करें, इन सभी जगहों पर लाखों की तादाद में पक्षियों के मरने की जानकारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए हालांकि फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि स्थिति ये है कि अभी तक एक भी मामला बर्ड फ्लू का दर्ज किया नहीं गया है। लेकिन एहतियातन ये कदम उठाया जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये पक्षियों के जरिए फैलने वाली बीमारी है, और इसलिए इसको लेकर के जो प्रिकॉशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनकी पालना किया जाना बेहद ज़रूरी है। हालांकि प्रशासन अपने इंतज़ाम ज़रूर कर रहा है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत आम लोगों को भी है। और इसलिए जो गाइडलाइंस हैं, जो कोरोना को लेकर के आप इसका फॉलो कर रहे हैं, कमोबेश कुछ उसी तरीके से हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसके अंदर बदली हुई हैं, उनका भी आपको ख्याल रखना है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे, वो भी आपको बताएंगे कि आखिर इससे आपको कैसे बचना है, क्या होता है बर्ड फ्लू, और तमाम ऐसी स्थितियां जो उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही हैं, अब आखिर कैसे इनसे बचा जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ रजा रिजवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में।
रजा रिजवी जी, कैसे देख पा रहे हैं? एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है, देश के अंदर भी कमोबेश कुछ वैसी ही स्थितियां, लेकिन हाँ, राहत की खबर यह थी कि चलिए वैक्सीन आने वाली है, लोग थोड़ा उम्मीद में थे। लेकिन अब बर्ड फ्लू की वजह से क्या लग रहा है कि जो स्थितियां हैं वो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती हुई आपको नजर आ रही हैं, या चुनौतियां बढ़ी हैं स्वास्थ्य महकमे के सामने? रजा रिजवी जी। चलिए, रजा रिजवी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा से कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि एडवाइजरी हालांकि जारी की गई है। एडवाइजरी भी जारी की गई है, एहतियात भी बरते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको लेकर के अब जो ट्वीट्स हैं वो भी होने लगे हैं। दिलीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। दिलीप जी, एक तरफ तो कोरोना से लड़ रहा है पूरा देश, वैक्सीन आने से थोड़ा उम्मीद लोगों को जगी है कि हाँ अब थोड़ा निजात मिलेगी, लेकिन बर्ड फ्लू की वजह से एक बार फिर से कुछ पैनिक जैसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, कैसे इसको देखा जाए? आयुष जी, देश के वैज्ञानिक, स्वास्थ्य महकमा और चिकित्सक, इन सभी ने तैयारी करी है और उनकी जो गाइडलाइंस है हमें उनका पालन करना है। चुनौतियां तो हमारे सामने है ही है, ये बीमारियां एक चुनौतियां है। 2020 का भयावह चेहरा हम लोगों ने देखा है। इन सब से अगर हम उन गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य महकमे की तैयारियां, वैज्ञानिकों की जो टीकाकरण की उन्होंने पद्धति बनाई है, सारी चीजों से हमें निजात मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन दिलीप जी, आप स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया, और खासतौर से चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों में ये जो स्थितियां हैं कुछ इस प्रकार की बनी कि लाखों की तादाद में जो पक्षी हैं वो मरे हैं, क्या वो व्यवस्थाएं आपको माकूल नजर आ रही हैं? क्या वो सारे पैरामीटर्स, उनका अनुपालन या उनको फॉलो किया जा रहा है? स्थितियां इस समय प्रदेश के अंदर कैसी देख पा रहे हैं? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा, जिस प्रकार से पिछले साल फरवरी मार्च में जहाँ पे कोरोना की जैसी दस्तक हुई और तेजी से फैलने लगा, उस समय हमारे पास कितनी टेस्टिंग लैब्स थी? आज हमारे पास 234 टेस्टिंग लैब है। पहले क्या स्थिति थी और उसके बाद किस तरह से योगी सरकार ने उस कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम जन जागरण अभियान और सारी चीजों को चलाते हुए हम लोगों ने उससे काफी कुछ उस चुनौतियों का सामना किया। और उसी चुनौतियों का सामना करने के कारण ही टाइम मैगजीन ने जो योगी सरकार के जो कार्य किए गए कोरोना का महामारी के दौरान मुख्यमंत्री जी ने जो प्रभावी कदम उठाए, उसकी तारीफ भी की, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ की। और निश्चित तौर पे मान लीजिए ये, और उत्तर प्रदेश का जनमानस पूर्ण रूप से विश्वस्त है कि योगी जी पूर्ण रूप से योगी सरकार ने पूरी तरह से इन सब चीजों से निपटने की तैयारी कर रखी है। बस जन जागरण की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक होकर उन चुनौतियों से निपटना है। बिल्कुल, रजा रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बीच। रजा जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। रजा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो कोरोना की महामारी, लोग पहले से परेशान, और अब बर्ड फ्लू की दस्तक से लोग और परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इन स्थितियों को कैसे आप देख पा रहे हो, और खासतौर से बर्ड फ्लू को लेकर के जो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सही दिशा में प्रयास हो रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार को पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए। देखिए, बर्ड फ्लू का जो संक्रमण है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और आप समझिए केरल में 4 राज्यों में इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप है। और आप ये समझ लीजिए आयुष जी कि ये जो बर्ड फ्लू है ये एक तरीके से इन्फ्लुएंजा है, समझिए एक बुखार है। ये बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा जो है, ये बेहद संक्रामक है। और आप समझिए 11 तरीके के इन्फ्लुएंजा के वायरस हैं, जिसमें 5 वायरस जो है वो इंसान के लिए जानलेवा हैं। जैसे H5N1, H7N3, H5N8, H7H9, H9N2, ये इंसानों के लिए खतरनाक हैं। और ये बर्ड फ्लू का जो वायरस है ये म्यूटेट करता है। ये वायरस ऐसा है कि म्यूटेट करता है, कहीं रुक नहीं जाता है।
और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कोरोना से ज्यादा घातक है H9N2, ज्यादा घातक है। तो इसलिए इस बर्ड फ्लू में एहतियात रखने की ज्यादा जरूरत है। मध्य प्रदेश में कौवे मर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में प्रवासी जो है पंछी मर रहे हैं, केरल में बत्तख मर रही है। तो ये पंछियों पे शुरू हो गया है। और पशुपालन डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि साहब जो मुर्गी मुर्गा हैं इन पर भी ध्यान दिया जाए कि कहीं ये वायरस ये इनके तरफ ना पहुंच जाए, कि जिससे ये व्यवसाय जो है मुर्गी पालन, पशुपालन विभाग इस पर ध्यान दे रहा है, कहीं व्यवसाय चौपट न हो जाए। और आज जो आपको बताना चाहता हूं कि बर्ड फ्लू 10-15 साल पहले हिंदुस्तान में आया था, शायद आपको याद हो। जी। आप तो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, 15 साल पहले जर्नलिस्ट थे या कहीं आप पढ़ रहे थे, तो बहुत बड़ा समझिए जो है बर्ड फ्लू आया था। सब लोग मुर्गा मुर्गी अपने छोड़ दिए, जहां जहां जो रखे थे अपने आप बाहर निकाल दिए, या मुर्गी मुर्गा को वो ले लगे गड्ढा खोद के उस गड्ढे में उसको दफन कर दिए। और आप समझिए इस वक्त मुर्गी मुर्गा 170-80 रुपया किलो मिल रहा है, उस टाइम 10 रुपया और 15 रुपया किलो मिल रहा था और लोग ले नहीं रहे थे। तो ये सही है कि बर्ड फ्लू बहुत भ्रामक है। इस पर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को, पशुपालन विभाग को इस पर बहुत तेजी से ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। इस बीच जगदेव सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जगदेव सिंह यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जगदेव सिंह यादव जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ अब बर्ड फ्लू की भी दस्तक है। प्रदेश के अंदर जो स्थितियां हैं, क्या मौजूदा दौर में आपको लग रहा है कि सब मुकम्मल नजर आ रही हैं आपको? क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, लगातार कुछ न कुछ दैवीय आपदाएं आ रही हैं। इसमें दहशत तो है, जनता में है, पब्लिक में है। इसका निदान होना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। सरकार को अलर्ट रहना चाहिए, पब्लिक को रहना चाहिए। और जो उसमें आवश्यक दो कार्यक्रम हो सकते हैं अलर्ट रहने के लिए, पहले एहतियातन जो कार्यक्रम हो सकते हैं सरकारी स्तर पर, वो करना चाहिए, तभी लोग बच सकते हैं। पिछले बार भी आपको याद होगा कि इस तरह की बर्ड फ्लू आया था, मुर्गी मुर्गों क्या स्थिति हो गई, तो लोगों ने जंगल में छोड़ दिए, दफना दिए, तमाम कर दिए थे। इसलिए बहुत सतर्कता की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हुई है, दोबारा आया है उसमें। और अभी उत्तर प्रदेश में है स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश पहले से कल अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए, तो हम उससे बच सकते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की, पब्लिक तो अलर्ट है ही है, उसको दहशत नहीं है कि सरकार क्या व्यवस्था कर सकती है, इसका परिवहन में क्या व्यवस्था कर सकता है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए गंभीरता से, और उसमें समय रहते कार्रवाई कर लेनी चाहिए। यही प्राथमिकता देनी चाहिए देशों को। ये सब आप देख रहे हैं, कोरोना में लोग परेशान घूम रहे हैं, और दूसरी स्थिति ये पैदा हो गई है बर्ड फ्लू के इसमें। तो इसमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार को इसमें नहीं, इसीलिए जगदेव जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि कोरोना को लेकर के तो आप लोग कई बार सवाल उठाते रहे, लेकिन अब चूंकि अभी तो दस्तक है, मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, लेकिन पड़ोसी राज्यों तक तो पहुंच गई है। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की जो दस्तक है साफ तौर पर हम लोग देख रहे हैं। 10 दिन के अंदर हम लोग आंकड़ा मोटा मोटी लेकर चले तो 5 लाख के आसपास पक्षी ऐसे हैं जो मर चुके हैं। अलर्ट के मोड पर क्या नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की सरकार आपको? देखिए, चूंकि लगातार इस तरह की घटनाएं विश्व में और देश में हो रही हैं, इसलिए जो सत्ता में लोग हैं इनकी विशेष जिम्मेदारी है। वीडियो नहीं बनाया जो बोले हैं, इनकी करनी है, पब्लिक इंटरेस्ट इनको देखना है, जनहित काम इनको देखना है। तो जो जो चीजें आ रही हैं उसको सावधानी से उसका मुकाबला करना है, जनता को सेव करना है। उनकी सेफ्टी के लिए जो एहतियातन कदम हो सकते उठाना चाहिए। ये दायित्व सरकार का है, और विपक्ष को अलर्ट करता है, विपक्ष को मांग करता है, जनता की समस्याओं को उजागर करता है। ये हमारा नैतिक दायित्व है। कोई समस्या आती है, कोरोना जैसे मामले में है, तो हम उसको अलर्ट करें। लेकिन कार्यकारी संस्था तो आज सरकार है ना, उसे करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। सत्ता तो उसके हाथ में, करना उसको है। और चाहे मेडिकली हो, चाहे इस तरह की व्यवस्थाएं हो, या सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। एक बार लोग देख चुके हैं, दोबारा फिर ना आए। इसलिए हमें सारे एहतियातन कदम उठा लेने चाहिए, समय रहते हैं, ताकि बाद में फंसाना न पड़े। ठीक है दिलीप श्रीवास्तव जी, क्योंकि यही बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना के एक मोर्चे पर तो लड़ ही रहे, और खासतौर से हमारे वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स, जिसमें पैरामेडिकल का स्टाफ हो या डॉक्टर्स, वो पहले से ही लगे हैं, मशगूल हैं, और अब ये बर्ड फ्लू की वजह से उनके ऊपर लग नहीं रहा कि अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चुनौती दोनों तरफ से है। दिलीप जी, क्या अलर्ट मोड पर हैं आप लोग वाकई में? सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं। 5 में फैला है,
और उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से सजगता और जागरूकता के माध्यम से पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड में है सरकार, और डायरेक्शन जारी भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी आपने प्रश्न किया विपक्ष से, तो आप इतने हल्के अंदाज में सब चीजों पे सबका उपहास उड़ाने पे लगे हैं। ट्विटर के माध्यम से अखिलेश जी का बयान था ट्वीट पे, जो उन्होंने ट्वीट किया कि ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। वैज्ञानिक का अपमान नहीं करना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हर चुनौती में आप साथ में खड़े हो उत्तर प्रदेश के जनमानस के साथ, हमारे साथ भले ना खड़े हो, लेकिन आपको कोई चीज अच्छी हो सकती है, उत्तर प्रदेश के जनमानस के हित में हो सकती है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। वैज्ञानिकों का उपहास उड़ाकर आप ये दर्शा रहे हैं कि आपकी दिलीप जी, जगदेव जी ने तो कहा कि देखिए भाई, हमारा तो काम है, हम तो विपक्ष में, हमारा काम है कि आपको बताना कि आपको क्या करना चाहिए, भाई अलर्ट पर रहना चाहिए, वो आपको बता रहे हैं। हम उनका स्वागत बर्ड फ्लू को लेकर के वो आपको पहले ही अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर के तो वो आपको घेरते ही रहते हैं। कोरोना को लेकर के तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है वो आपको ना छोड़ते। लेकिन अभी बर्ड फ्लू को लेकर के वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी अलर्ट हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि बर्ड फ्लू को लेकर के भी राजनीति शुरू हो जाए। अगर मौके पर या सही इंतजाम नहीं किए गए तो यही जगदेव सिंह यादव जी हैं जो कि आपसे सवाल पूछना शुरू करेंगे। ये इन्हीं का बयान था ना कि हम भाजपा वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम आएंगे सत्ता में तो हम अपनी वैक्सीन बनाएंगे। वैक्सीन क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चल रही है, देश के वैज्ञानिक बना रहे हैं। वो वैक्सीन उत्तर प्रदेश के जनमानस के लिए है, हिंदुस्तान की आवाम के लिए है। आप उस वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन करार करके उस पर ट्वीट करें, उसका उपहास उड़ाएं, ये तो ठीक बात नहीं है। ये तो आपकी नकारात्मक सोच और जो दृष्टि है, आपकी सोच है, वो घटिया सोच का परिचालक है। उनको सम्मान होना चाहिए, दूसरे सवाल उठाए थे। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा जगदेव जी। ठीक है, जगदेव जी हैं हमारे साथ, जगदेव जी इसका जवाब देंगे। लेकिन रजा रिजवी जी का मैं रुख कर लेता हूँ। रजा रिजवी जी, कोरोना और बर्ड फ्लू में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ये नजर आता है कि बर्ड फ्लू जैसा कि जिसका जिक्र आपने भी किया कि पहले भी एक दौर ऐसा रहा जिस समय बड़ी भयंकर तरीके से बर्ड फ्लू फैला, और आपने बताया भी कि मुर्गियों को छोड़ दिया लोगों ने। आप उसको मैनेज करना क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू कोरोना? अगर हम लोग उसका कंपैरिजन करें इसलिए ये थोड़ा और आसान हो जाता है कि इसको लेकर के एडवाइजरी भी आप जारी कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स जो लेने हैं वो भी आप ले सकते हैं। अगर वाकई में सही तरीके से प्रशासन काम करे तो बर्ड फ्लू जैसी ये जो अभी एक हम कह सकते हैं नई चुनौती पेश हो रही है, उससे निपटा जा सकता है। रजा रिजवी जी। देखिए आयुष जी, ये बिल्कुल सही है कि अभी समय है, और अगर सरकार इस पर चेतेगी, और सरकार चेतेगी क्योंकि सरकारों का काम होता है चेतना, तो जाहिर सी बात है कि इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज इसमें यह बताना जरूरी है कि वर्ल्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा जो है ये बेहद संक्रामक और कोरोना के तुलना में ज्यादा घातक बताया जा रहा है। ये छोटा मोटा घातक नहीं बताया जा रहा है, ये ज्यादा घातक बताया जा रहा है। और बर्ड फ्लू फैलता कैसे है? बर्ड फ्लू नाम की बीमारी संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह के लार या आंखों से निकलने वाली पानी के संपर्क में आने से फैलती है। इसके अलावा संक्रमित जंघों को छूने, संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने, कच्चा या पका मुर्गा या अंडा खाने वाले या संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों को बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले जानवर और मनुष्यों में आसानी से फैल जाता है, और ये वायरस इतना खतरनाक है कि इससे मौत तक हो सकती है, आप समझ लीजिए। और बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है? बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट दर्द, उल्टी, निमोनिया, गले में खराश, नाक बहना, बेचैनी, आंखों में इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है। अब जब लक्षण आ गए तो इसका बचाव भी जानना चाहिए। बर्ड फ्लू से बचने के लिए विशेषज्ञ कई सावधानियां रखने की सलाह देते हैं, जैसे हाथों को 15 सेकंड तक धोएं, हाथ न धो पाने की स्थिति में सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, पोल्ट्री फार्म में काम करने के लिए डिस्पोजल ग्लव्स पहने
और इस्तेमाल के बाद उन्हें नष्ट कर दें। छींकने या खांसने से पहले मुंह को अच्छे से ढक लें और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें। लगभग कोरोना का ही जिस तरीके से कोरोना से बचाव के लक्षण हैं, लगभग ये बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा जो है उससे बचाव के लिए लगभग वही लक्षण है। हाथ धोना है, सैनिटाइजर करना है, ये सब छींकने खांसने वाले के मुंह से यही सवाल इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि कोरोना को लेकर के लोग इस तरीके से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको अपने डेली रूटीन में अब धीरे धीरे ही सही लेकिन लोगों ने इसको शामिल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, और अगर थोड़ा अवेयरनेस अगर और कर दी जाए या फिर सरकार के स्तर पर भी वाकई में सही तरीके से जो प्रशासनिक अमला है वो अपने काम को सही तरीके से करे, तो बहुत मुश्किल नहीं है इस बीमारी से निपट पाना? बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि लगभग वही चीजें हैं। मास्क लोग लगा ही रहे हैं और जिनको नहीं लगाना है वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। कई ऐसे गांव देहात है जहां लोग मास्क नहीं लगाते। मैं कई शादियों में गया हूं, आयुष जी बताना चाहता हूं कि वहां लोग मास्क लगाते नहीं, ऐसे घूम रहे हैं। सैनिटाइज की शीशी रखी है, कुछ सैनिटाइज हो ही नहीं रहा है, लगा ही नहीं रहा है हाथ के अंदर। तो ये तो है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में मास्क को एक बना लिया है। लेकिन इतना तो हो गया है कि घर से निकलते टाइम मास्क आदमी अपने जेब में रख लेता है कि कहीं 2000 रुपए का जुर्माना ना हो जाए। तो मास्क जेब में रखता है, लगाए चाहे ना लगाए, कान में ऐसे लगा लेगा और मुंह तक लटका रहेगा, मुंह खुला रहेगा। तो ये मास्क लगाने का तरीका नहीं है। मास्क अगर लगा रहे हैं तो जिम्मेदारी है भाई, और लोगों को अवेयर करना चाहिए, बंद रहना चाहिए। स्तर पर हम और आपको कर ही सकते हैं, बाकी सरकार के स्तर पर जो हो सकता है सरकार भी कर रही है। इस बीच डॉक्टर वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एचओडी हैं पल्मोनरी विभाग KGMU के। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। वेद जी, आपका ही हम लोग इंतजार कर रहे थे। थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं मैं आपसे, बर्ड फ्लू और कोरोना, इन दोनों ही चीजों को लेकर के अगर हम लोग देखें तो कमोबेश कुछ लक्षण जहां तक हम लोग समझ पाए, बाकी आप डॉक्टर आप बेहतर बताएंगे, सेम नजर आ रहा है। लेकिन घातक है बर्ड फ्लू ज्यादा, और क्या होता है बर्ड फ्लू, कैसे इससे बचा जाए, मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताते चलें डॉक्टर वेद प्रकाश जी। देखिए आयुष जी, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, एक मीटिंग में अटक गया, इस वजह से देरी हो गई आने के लिए, तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। देखिए, बर्ड फ्लू और कोविड, ये जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, RNA वायरसेस, ये वायरसेस बहुत जल्दी से अपना स्वरूप बदलते हैं, और जो भी हम लोग कोई वैक्सीन लाते हैं वो हर वर्ष दूसरी लानी पड़ती है। ये रेस्पिरेटरी के जो RNA वायरसेस हैं उनका ये कैरेक्टर है, माने इनका जो कैरेक्टर है वो नियत नहीं है, वो बदलता रहता है, म्यूटेशंस होते रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं म्यूटेंट स्ट्रेन। अब जो हम लोगों की जो चुनौती है सबसे बड़ी, वो यही है कि ये तो अपना स्वरूप बदलता रहेगा और हम अपने वैक्सीन बदलते रहेंगे, और वैक्सीन डेवलप करने में समय लगता है। जैसे कि आपने देखा, 1 वर्ष सभी को लगा है, जबकि बहुत तेजी से और सारा समुदाय, वैश्विक समुदाय इससे प्रभावित था, और सब लोगों ने प्रयास किया है। जी। तब जाकर के, यदि ये हमारे देश में ही होता तो हम अकेले प्रयास कर रहे होते, तो सभी ने अच्छे प्रयास किए हैं, तब जाकर के 1 वर्ष लग गया है। तो जब तक हम लोग नया लेकर आते हैं वैक्सीन, ये अपना स्वरूप बदल के आ जाते। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है। जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात रखी जा रही थी कि जो बचाव के तरीके हैं, जिसमें आपके 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, नमस्ते करना, दूरी बना के रहना, मीटिंग्स है उनको खुले में करना, या फिर जो वेंटिलेशन वाली जगह है वहां वेंटिलेशन है अच्छा, वहां पे मीटिंग कर सकते हैं। क्षमता से कम लोग इकट्ठे हों अगर हॉल है कोई, तो ये तमाम तरह के जो मेजर्स हैं ये यूनिवर्सल मेजर्स हैं, और ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो गई है हमारे लोगों की। और इससे मैं कहूंगा कि इसी तरीके से यदि हम लोगों ने इसका अनुपालन किया रिलीजियस तरीके से, जिस तरह से हमारे लोगों ने अब दिखाया, जैसा कि कोविड के दौरान इतनी शिद्दत से रिलीजियस तरीके से किया है,
इसी प्रकार का यदि हम करेंगे तो आपको मैं बताऊं इसके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जी जी। हर मौसम में जो फ्लू होता है एक तो उससे ही बचाव होगा जी। दूसरा जो एयरबॉर्न डिजीजेज हैं जितनी भी उन सबको हम लोग इससे मात दे सकते हैं। इसमें टीबी देखिए अभी तक लगभग 2 लाख या 2.25 लाख मौतें हमारे इससे हुई हैं, लेकिन हर वर्ष 4 लाख मौतें टीबी से हो रही हैं। और यदि हम लोग इन मेजर्स को लेते रहे तो हम लोग टीबी को भी, जो एक सपना देखा भारत सरकार ने कि 2025 में टीबी मुक्त भारत की बात हो रही है जी जी, इसको भी मात दे सकते हैं। तो ये जो जागरूकता है इसको आगे इसी रूप में बढ़ाने की जरूरत है। अब इसमें चाहे स्वाइन फ्लू की बात हो, चाहे बर्ड फ्लू की बात हो, चाहे आपके कोरोना हो या कोरोना के नए स्ट्रेन हो, ये सभी वायरस म्यूटेटेड आरएनए वायरसेस हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सबसे ज्यादा हमला करते हैं। और यदि हम लोग अपनी आदत में बना लें इन सावधानियों को, जो छोटी छोटी सावधानियां हैं, तो हम बहुत बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, एक चीज मैं और थोड़ा समझना चाहूंगा, और क्योंकि आपकी बात को लोग और बेहद गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और आपकी बात को लोग अक्षरशः उसका पालन करेंगे। पैनिक जैसी सिचुएशन हो जाती है, कोई भी नई चीज होती है। एक तरफ तो कोरोना से लोग पहले से ही परेशान थे, अब बर्ड फ्लू को लेकर के, हालांकि ये अभी अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी दस्तक नहीं है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में हम लोग देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट दिख रहा है, पैनिक हो रहे हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, और क्या घबराने की जरूरत है, या क्या कर सकते हैं? जो प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं वही लेते रहें, वही हमारे लिए काफी है, या कुछ एक्स्ट्रा भी और करना होगा? मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस विषय को भी बताएं वेद प्रकाश जी। देखिए, जो मेजर्स अभी रखे हैं ये मेजर्स सभी तरह के वायरल जितने भी एयरबॉर्न इन्फेक्शंस हैं इन सब से बचा सकते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। और सावधानी छोटी छोटी है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, नमस्ते करेंगे, दूरी बना के रहेंगे, कम लोगों की मीटिंग करेंगे। इन बातों को अगर हम लोग अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो ये तमाम तरह की जो हम लोगों के सामने चुनौतियां आ रही हैं इनसे बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती इसमें मानता हूं मैं टीबी को, जो ट्यूबरकुलोसिस है वो हर वर्ष 4 लाख जान ले रहा है। इसको हम लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। और चूंकि माहौल बन भी गया है, अब ये जो माहौल अभी बना है, कोविड को लेकर के जागरूकता आई है, इसको आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि सब लोग टीबी की तरफ आगे बढ़ें। और जो छोटी छोटी चुनौतियां सामने आती हैं, चाहे बर्ड फ्लू की है, स्वाइन फ्लू की है, ये तमाम तरह की जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, इन सबको हम लोग जवाब दे सकते हैं इन्हीं सावधानियों से, और देश को मुक्त करा सकते हैं टीबी जैसी एक बहुत ही गंभीर बीमारी से। चलिए ठीक है डॉक्टर, मैं आपको टीबी को भी जोड़ रहा हूं। मैं आपके बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना सभी के साथ टीबी भी खत्म कर सकते हैं हमें इस तरह के प्रयासों से। जी जी बिल्कुल। वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा भी चूंकि हम लोग इस पर कर रहे थे। जगदेव सिंह यादव जी, दिलीप जी कुछ बातें कह रहे थे खासतौर से अखिलेश यादव को लेकर के। विपक्ष का काम ये भी तो होना चाहिए ना कि जो सकारात्मक माहौल है कम से कम उसको भी बनाकर रखे, क्योंकि सीधे तौर पे जनता के प्रतिनिधि तो भाई आप लोग भी हैं, और अगर कोई गलत मैसेज या कोई गलत बयानबाजी होती है तो उसका भी इम्पैक्ट नेगेटिव ही होता है। ऐसे सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि विपक्ष को कम से कम सरकार के साथ ही खड़े होना चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सत्ता पर विपक्ष दोनों का नैतिक दायित्व है कि जनहित में जो मामले आवे उनको जनता के सामने उजागर करें और उस पर सकारात्मक रुख अपनाने काम करें। नेगेटिव पॉलिटिक्स करने की हमारी आदत नहीं है, ना अखिलेश जी की आदत हमने किया। आप जो लगातार ये कह रहे हैं, मैं उसको कोरोना को लेकर के, कोरोना ने हमने भी जनहित की बात की है, अखिलेश जी ने जनहित की बात की है कि भाई ये जो जनता का पैसा है, सरकार का पैसा, ये मोदी जी का नहीं, योगी जी, तो जनहित में आप फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं? जो 1000 रुपए 200 रुपए की बात कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि ये सही ध्यान चाहिए हमारे वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, जिन्होंने मेहनत परिश्रम करके वैक्सीन को लाए हैं। वैक्सीन के खिलाफ सवाल नहीं है, वैक्सीन लगाने में सवाल नहीं है, सवाल है व्यवस्था की। उसका सही आप क्यों लेना चाहते हैं? अरे हमारी सरकार होगी तो हमें, आपकी सरकार की आप जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोई महामारी आती है उसका सही निदान कौन करेगा? सत्ता तो आप बैठे हुए हैं, तो जनता के सवाल उठाने का दायित्व हमारा है, जनता के सवाल उठाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं,
उस बयान को ही तोड़ मड़ोड़ कर पेश करके गलत बात करने का काम करते हैं। अखिलेश जी ने सरकार ऐसे कितने अच्छे काम किए, आज जनता सारी याद करती है। और भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, ठोको हो रहा है, तमाम सब स्थिति हो रही है। आप जिस तरह का ट्वीट जारी कर रहे हैं वो ये कह रहा है स्पष्ट रूप से कि वैज्ञानिकों की कुशलता पर आप प्रश्न लगा रहे हैं। हम वैज्ञानिकों के लिए उनको धन्यवाद देते हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनको जाना चाहिए। आप वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी आप वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? वैक्सीन लगवाने आप उत्तर दे दीजिए, आप वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? आपके योगी जी ने कहा था वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उस पर आप सवाल क्यों उठाते हैं? आप वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? सत्ता पड़ी तो आप वैक्सीन लगवाएंगे। और अखिलेश जी ने कहा कि सबको लगाइए, फिर लगाइए, तब मैं लगवाऊंगा। आप इसका उत्तर दे दीजिए कि आप वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? क्यों नहीं लगवाएंगे भाई? वैक्सीन आएगी सेब क्यों नहीं लगवाएंगे? वैक्सीन लगवाने बहुत अच्छी बात सवाल नहीं है, लगवाने लगवाने सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि जनता को सवाल इसका है जगदेव सिंह यादव जी सवाल इस बात का है कि पहले कौन लगवाएगा? जगदेव सिंह यादव जी सवाल इस बात का भी है कि पहले कौन लगवाएगा? वैक्सीन आते ही सबसे पहले कौन लगवाएगा? जब पूरी जनता को लग गई उसके बाद लगवाएंगे तो भाई इसका क्या फायदा? फिर तो आप लोगों ने देख लिया ना भाई। ठीक है, मंशा पर सवाल थे, ठीक है, चलिए मैं उस विषय में आज नहीं जाता हूँ। आज थोड़ा सा हम लोग बर्ड फ्लू पर ही रहते हैं। दिलीप जी मुझे ये बताइए, चूंकि आपने कहा कि तैयारियां हैं, किन किन स्तर पर और किस किस तरीके की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको बताते चलिए। प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां करी हैं बर्ड फ्लू से निपटने के लिए? क्योंकि सरकार के शासन में पशुधन विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी करी गई, जिसमें स्पष्ट रूप से जिलों को निर्देश दिया गया है कि पक्षियों के पानी पीने के जलाशयों पर नजर रखी जाए और अगर कोई बाहरी पक्षियों का झुंड पानी पीने आता है तो उस पर नजर रखी जाए। जलाशयों के पानी पीने के बाद अगर कोई पक्षी मृत पाया जाता है तो उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए। इसके साथ ही मुर्गे पालन वालों मंडियां जो है 1 दिन के लिए बंद की जाएंगी। इन बाहर जो गाड़ियां आ रही है उसकी जांच की जाएगी। ये सारी एडवाइजरी जारी की गई है। राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, पशुधन विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। उस जन जागरण अभियान के साथ जो डॉक्टर साहब ने कहा और रजा साहब ने जो चीजें बताई कि हमको इस दिशा में काम करना चाहिए, जो कोरोना में हम जो बचाव कर रहे हैं उसी दिशा में इसका भी पालन करना चाहिए, तभी हम सारे रोगों से इन वायरसों से विजय प्राप्त कर सकेंगे। रजा रिजवी जी, क्या जो सिचुएशन है जिसमें लोग पैनिक हो रहे हैं, आपको लगता है कि पैनिक होने की जरूरत है? क्योंकि यही बात डॉक्टर साहब ने भी कही कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोगों ने अब अपनी डेली रूटीन के अंदर अडॉप्ट कर लिया है। वो बात अलग है कि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पर काम हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हरी भरी वाली कुछ सिचुएशन हो? लोग समझ रहे हैं और सरकार अगर थोड़े से प्रयास को या और एफर्ट को और बढ़ाती है तो बहुत मुश्किल नहीं है कि इसको कंटेन किया जाए या इसको रोक पाना। रजा रिजवी जी, जो प्रयास हैं वो आपको माकूल लग रहे हैं? देखिए आयुष जी, कोई बहुत डरने और बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम लोग प्रिकॉशन कोरोना के लिए ले रहे हैं, चाहे वो मास्क लगाना हो, हाथ धोना हो, सैनिटाइजेशन करना हो, तो वो लगभग ये बर्ड फ्लू वाला बीमारी आने पर यही चीजें लगभग और हम लोग कर रहे हैं। मार्च से लेकर के आज तक टिल नाउ हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके आदी भी लगभग हो चुके हैं। तो अगर हम लोग ये करते रहेंगे, भी देखिए हरियाणा में 1 लाख जो है वो बर्ड जो है मरे हैं, 1 लाख। और मंगल को आप देखिए कि पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी पूरे हर राज्य के मुख्य सचिव को और वहां के मुख्य वन जंतु जो है सचिव हैं उनको, कि साहब आप अपने हर राज्यों में कमेटी बनाइए और कमेटी बना करके उसकी जो है जमीनी हकीकत को जानिए और उस जमीनी हकीकत को जान करके अगर कहीं कोई टेस्ट करने की भी जरूरत हो उन पक्षियों को, तो उनका टेस्ट किया जाए और टेस्ट करके पता किया जाए कि इसमें कौन सा वायरस है, H5N1 है कि H7N3 है कि H7H9 है कि H5N8 है या H9N2 है। ये 5 वायरस जो हैं, ये वैसे इन्फ्लुएंजा के 11 वायरस होते हैं, लेकिन ये 5 वायरस जो है बहुत ही हानिकारक हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि कोरोना से ज़्यादा हानिकारक हैं, लेकिन हिंदुस्तान का आदमी पहले से जो अवेयर है, पहले से जागा हुआ है
और सरकारों ने इसके लिए काम किया है कोरोना के रोकथाम के लिए। खासकर उत्तर प्रदेश में रोज जो है मुख्यमंत्री जी 11 जो है बजे मीटिंग करते हैं 11 अधिकारियों की, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की, और उसका असर था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना उस तरीके से नहीं फैल पाया जिस तरीके से दिल्ली और बंबई में फैला। तो भाई कहीं ना कहीं काम हुआ है। तो हमें लगता है कि अपने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपका इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश में हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी इस पर भी बहुत ही अच्छे तरीके से कार्रवाई करेंगे और बर्ड फ्लू। लेकिन रजा रिजवी जी, उनका क्या जिनका जिक्र आपने किया, चूंकि आपने तो बाकायदा एग्जाम्पल के साथ बताया, जब लोग अभी भी ना समझने को तैयार हों कोरोना के इस महामारी के दौरान, और ऊपर से बर्ड फ्लू का खतरा भी अगर मंडरा रहा हो, और वो लोग नहीं लगता कि आपको बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, और उनको लेकर के क्या स्पेशल या कोई खास होना चाहिए? क्या उस स्तर पर तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? क्योंकि लोग तो हर जगह उसी प्रकार के हैं। देखिए ऐसा है कि अभी हमें लगता है कि आम जनता जो है बर्ड फ्लू के लिए जो है वो बहुत तैयार अभी नहीं है। जब मुर्गे की दुकान से मुर्गा गायब हो जाएगा तब उनको पता चलेगा कि बर्ड फ्लू फैला है। अभी मुर्गा बिक रहा है बाजार में, बिरयानी बन रही है, दुकानें सजी हुई हैं, तो किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि बर्ड फ्लू फैला है। अगर जब बर्ड फ्लू फैलेगा, दुकान बंद होगी, तब उसके बाद लोग डरना शुरू होंगे कि भैया फैल गया है, अब बिरयानी नहीं खाना है, मुर्गे की शुरुआत नहीं खाना है, अब जरा अपने को बचा के रखना है। तो ये सही है कि सरकार जिंदा है और सरकार चेतती है यहाँ की, और उत्तर प्रदेश में हमें लगता है बर्ड फ्लू रोक लेंगे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में फैला नहीं है। अभी 5 राज्य में बहुत जोर से, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में, केरल में और हरियाणा में अभी, लेकिन बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर है, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश भी करीब बॉर्डर है। तो बॉर्डर पे है, जैसा कि आपके चैनल में दिखाया भी जा रहा है कि पालतू मुर्गियां वगैरह जो है, जो बॉर्डर से लोग ला रहे हैं अपने वैन में, उनको चेक किया जाए और उनको जो है रोका जाए, समझा जाए। अगर ऐसी हैं वो मुर्गियां, वो बर्ड ऐसे हैं कि जो नहीं लाए जा सकते, उनको रोक दिया जाए, बॉर्डर पर ही उनको रोका जाए, जिससे उत्तर प्रदेश में ना आने पाए। तो प्राइमा फेसी एक कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, एक चीज मुझे और बताइए, चूंकि तो पक्षियों में, इसीलिए हमने इसका नाम भी दिया बर्ड फ्लू, इसी नाम से लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको लोग जान रहे हैं। पक्षियों से इंसान तक ये कैसे म्यूटेट हो जाता है ये, और अगर इंसान में हो ये, तो फिर वो वहां से आगे कैसे दूसरे लोगों तक म्यूटेट करता है, और कितना और खतरनाक हो सकता है, और इसको लेकर के तैयारियां आप लोगों के स्तर पर क्या हैं, इसको निपटने को लेकर के थोड़ा सा इस विषय को भी बताएं डॉक्टर वेद प्रकाश जी। देखिए आयुष जी, जो बर्ड फ्लू पिछली बार थे, जो 2006 में हमारे आउटब्रेक हुआ था, उसमें भी H5N1 वाला स्ट्रेन था। इस बार जो अभी का जो स्ट्रेन है, जो आइडेंटिफाई हुआ है, ये H5N8 है, और ये जो स्ट्रेन है ये थोड़ा स्ट्रांग है इस पिछले वाले से ज्यादा। लेकिन ये देखने में आया है कि जो बीमारी है वो बर्ड्स में ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, ज्यादा प्रभावित कर रहा है, और जो ह्यूमंस हैं उसमें बहुत रेयरली ही इस तरह के मामले सामने आए पिछली बार भी, कि जो एक बड़ी आपदा की तरह ह्यूमैनिटी पे हो। लेकिन हाँ, जिस तरह का आप कह रहे हैं कि अगर बर्ड्स पे इसका इम्पैक्ट आएगा, तो उससे कहीं ना कहीं जो एक नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान तो होगा ही, और साथ ही साथ जो फैलने की बात है, जैसे मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें हो रही थी कि इसके फैलाव को रोका जाना चाहिए, और ये हर समय प्रयास होते हैं, चाहे H1N1 स्वाइन फ्लू, चाहे ये बर्ड फ्लू हैं H5N1 के, या H5N8। तो ये वाले में जो म्यूटेटेड स्ट्रेन आया है, ये अभी नया इन्फेक्शन लेकर के आया है, जो केरला के हैं या राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या हिमाचल प्रदेश में है, जहां पे भी बड़ी संख्या में, और उत्तराखंड में भी कुछ 2-3 कौवे मरने की खबर आ रही थी। तो इस तरह की जो एक बड़ी संख्या में जो बर्ड्स की मौत हुई है, वो एक जांच का विषय है, इस पर काम भी हो, और साथ ही साथ जो फैलाव है उसको रोकने के लिए लगातार प्रयास होने भी चाहिए, सरकार इसको कर भी रही है। हाँ डॉक्टर वेद प्रकाश जी, एक चीज में और बताइए, क्योंकि अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर के वैक्सीन आने में इतना समय लगा, और इस वजह से भी लोग जो है थोड़ा सा राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन अमूमन क्योंकि आपने बताया कि इस बार का स्ट्रेन थोड़ा सा अलग है, तो कैसे, अगर कोई केसेस अगर आइडेंटिफाई ऐसे होते हैं, तो उनको क्या प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट या आप लोगों की तरफ से कैसे उनको ट्रीट किया जाता है,
थोड़ा इस विषय को भी बताते चलें ताकि लोग थोड़ा सा पैनिक ना हो। देखिए, पहली जो बात है वो तो आपने रखी है कि बर्ड्स से दूरी बनाना। यदि किसी बर्ड्स में लक्षण लगते हैं या कहीं मरी पाई जाती हैं तो उसकी तत्काल इंफॉर्मेशन देना। जिला प्रशासन को दे सकते हैं, सरकार की हेल्पलाइन है उन पे भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया भी एक स्ट्रांग माध्यम है, या आप लोग हैं, कहीं पे भी अगर बर्ड्स मरी हुई मिलती हैं, अपने आप मर रही हैं बर्ड्स, तो ये इंफॉर्मेशन की बात है। दूसरी बात ये है कि इसका फैलाव को कंटेन किया जाए, कि जहां पे मर रही हैं उन बर्ड्स को वहीं पे रोका जाए और उसको आगे बढ़ने से या अन्य जगह फैलने से रोकने के जो प्रयास हैं वो किए जाएं। और साथ ही साथ यदि इस तरह के जो लक्षण हैं, अगर ये वायरस का आइडेंटिफिकेशन किसी ह्यूमन उसमें होता है या फिर जो फ्लू है ये फैलता है अगर तेजी से बर्ड फ्लू, तो इसमें जो स्ट्रेन है वो अगर आइडेंटिफाई होगा तो फिर उसके मेजर्स, उसके इलाज लगभग इसी तरह के हैं जो मेजर्स हम लोग अभी कोरोना के लिए ले रहे हैं। तो इन सब बचाव को करते हुए कंटेन किया जाएगा। और जो ऐसे मरीज आएंगे, ऐसे रोगी अगर इससे प्रभावित होकर के सामने आएंगे, क्योंकि जिसकी संभावना कम है, क्योंकि ह्यूमंस में ये वाला जो स्ट्रेन है ये कोई ज्यादा लीथल इस तरह का अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा पैनिक होने की, घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो बर्ड्स के लिए जो मेजर्स लिए जा सकते हैं कंटेनमेंट के और फैलाव को रोकने के, वो लिए जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकारें उस पर काम कर रही हैं। जी जगदेव सिंह यादव जी, सरकार जो काम कर रही है या सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं या जिस तरीके से अलर्ट पर रखा गया है, क्या आप आश्वस्त हो पा रहे हैं? विपक्षी दल होने के नाते आपको लग रहा है कि हाँ, व्यवस्थाएं ठीक हैं, सरकार सही दिशा में प्रयास कर रही है, इतना पैनिक होने की या लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, या आपको लगता है कहीं और काम करने की आवश्यकता है सरकार को? देखिए, 21वीं सदी शुरू हो गई है, ये हमारी मेडिकल साइंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई। इससे पहले भी आपने देखा था कि बर्ड फ्लू आया था, कंट्रोल हुआ। और मैं फिर कहूंगा कि सत्ता पक्ष सरकार की तो नैतिक जिम्मेदारी करेगी भी, लेकिन लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं। आया था, कंट्रोल हो गया, ठीक हो गया। लेकिन कोरोना से ज्यादा नहीं है, कोरोना से इसका मुकाबला नहीं हो सकता। कोरोना तो एक इतनी भयंकर बीमारी है कि हर आदमी दहशत, हर नागरिक दहशत में है। हालत बहुत खराब है पूरे देश और प्रदेश, 24 घंटे कोई आदमी परेशानी में रहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार अपना नैतिक दायित्व उसका पूरा करे। 21वीं सदी में है, तमाम मेडिकल साइंस एडवांस स्टेज पे है, इसलिए कंट्रोल हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा घबराने की, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ये जनता भी समझ रही है। इसका कंपेरिजन, इसका मुकाबला कोरोना से नहीं करना चाहिए। ये अलग बीमारी है जी, अलग बीमारी है, अलग तरीके के। कोरोना बहुत सावधान रहना है, लगातार अभी चल रहा है। बर्ड फ्लू आया, पहले भी आया था, कंट्रोल हो गया। इसलिए ये कहना कंट्रोल नहीं होगा, नहीं, ये कोई नहीं कर रहा जगदेव जी की कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं। लेकिन आपने चूंकि कहा कि भाई कोरोना बड़ी महामारी है, उसका इससे कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कोरोना का हवा बनाया जा रहा है? कोरोना तो कोई बीमारी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं लगवाएंगे, तो बयानबाजियां क्यों होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल बीमारी है, ये राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है। सारे विश्व परेशान हो रहा है, इंडिया में भी आ रहा है, उसका इसका मुकाबला नहीं है। बर्ड फ्लू की दूसरी स्थिति है और हम लोग अलर्ट की बात करते हैं, हम लोग सावधान की बात करते हैं, सरकार को कान नाक खोल के बात करते हैं। आज देखिए कोरोना चल रहा, हमारा किसान मर रहा है, वहाँ पे कितने 53 लोग बेचारे की जान चली। नहीं जगदेव जी, इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम चलिए आप इतनी बढ़िया बात, इतनी बेहतर बात तो कर रहे हैं, आप सकारात्मक बात भी बीच में कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि अगर आपके बड़े नेता इस तरीके की बात को कहें कि भाई विपक्ष के लिए ही सिर्फ कोरोना है, कोरोना कोई महामारी है ही नहीं, विपक्ष को हवा बनाने के लिए कोरोना की महामारी को बीजेपी सरकार सामने रख देती है, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो इस तरीके की बयानबाजियां क्यों होती हैं? सवाल ये है ना, बीमारी को तो कम से कम अलग रख दिया करें आप लोग। आप देखिए, ये कौन कहता है कोरोना बीमारी नहीं? ये तो किसी ने नहीं कहा। एक व्यवस्था में सवाल उठाया और वैज्ञानिकों में सवाल उठाया और जनता को फ्री वैक्सीन देने की बात उन्होंने कही, इस पे सवाल उठाया। आप मतलब आप गाना तो नहीं लगाना चाहिए, कहने का मनसा है कि उन्होंने कमेंट किया था और उस कमेंट को आप दूसरी तरफ ले गए, कभी नहीं कहा है। और मैंने कहा नहीं कि कोरोना बीमारी है,
उसका समझी इलाज होना चाहिए, जनता को फ्री वैक्सीन लगनी चाहिए। कारण सब लोग इसमें कौन मना कर सकता है? तमाम बीमारियां आती रही, है जो कि आई कहीं के आप देखा उसमें टीके लगे कि नहीं लगे है, और चेचक की बीमारी आई। ये तो सरकार के दायित्व है। हम सरकार को अलर्ट करने काम करते हैं और वैज्ञानिकों को हम दे देना चाहते हैं। नहीं जगदीप जी, बहुत सिंपल सा सवाल है। आपने अलर्ट किया, दिलीप जी ने कहा कि वो तैयार हैं, उनकी तैयारियां पूरी हैं, भरोसा कर रहे हैं आप इस बात पर? नहीं, जब तैयारियां पूरी हैं और तैयार तो सामने दिखेगा, तो कहने क्या हाथ कंगन को आलसी का, जो तैयारी सामने आ जाएगी, दिनों सामने। मैं उसमें सवाल उठाया, कोरोना का मामला आया तो जमाती चिल्ला दिया। क्या जमाती कोरोना लेके आए थे? कि ट्रंप लेके आए थे? बीमारी में भी आपकी तुष्टीकरण नीति हावी हो गई। उसके बाद क्या हुआ? इस बीमारी में भी आपकी तुष्टीकरण की नीति हावी हो चुकी है। साइन बात कर दिया, वहाँ दंगा हो गया। ये तो बीजेपी का क्रिएटेड है। ये राष्ट्रभक्त का पाठ पढ़ाते हैं, खुद राष्ट्रपति कितना करते हैं। हर मामले में हिंदुस्तान पाकिस्तान आ जाता है, हर मदरसे की बात कर देते। ये हर मामले में वोटरों का ध्रुवीकरण करते हैं। ये भाजपा की नीति के हम लोग खिलाफ है। जनहित की बात करें, ठीक है, और इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि भाई वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। चलिए ठीक है, क्या हम सब ठीक है। दिलीप जी, बड़ा कम होता है। जगदीप जी कह रहे हैं चलिए ठीक है, हाथ कंगन को आलसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आपने कहा कि हाँ भाई ठीक है, आपने तैयारियां कर ली, आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। यही सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था। तैयारियां क्या वाकई में उस स्तर पर वो माकूल व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही? क्योंकि यही जगदेव सिंह यादव जी हैं जो कल आपसे पलट कर सवाल पूछेंगे कि हमने अलर्ट किया था लेकिन आप तैयारी कर नहीं पाए। आयुष जी, देव जी प्रश्न करें, सकारात्मक प्रश्नों का उत्तर है, और वो चीज प्रामाणिकता के रूप में हमने सिद्ध किया। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर तारीफ कर रहा है और टाइम मैगजीन तारीफ कर रही है कि योगी जी ने प्रभावी कदम उठाया कोरोना महामारी के दौरान, योगी जी का मॉडल सब जगह किया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जो टेस्टिंग लैब हो और जो प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही हो, ये एक कारगर कदम उठाए गए उनके द्वारा। और जो आज ब्लड फ्लू के बारे में चर्चा की जा रही है, उसके लिए भी अलर्ट जारी किया गया। लगातार हमारी प्रामाणिकता, प्रतिदिन जो काम कर रहे हैं योगी जी की प्रामाणिकता जनता की कसौटी पर, जनता हर कसौटी पर खरा उतर रही है। साथ ही मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप ये बयान देंगे एक राजनेता के रूप में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो इनके जो समर्थित जनता है, इनकी जो समर्थित कार्यकर्ता है, इनके जो कार्यकर्ता, उनका संदेश क्या जाता है? उसका संदेश ये जाता है कि कोरोना को। अरे ठीक है भाई दिलीप जी, छोड़ दीजिए इस बात को। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया भाई, दोबारा उन्होंने कह दिया वो बीजेपी की वैक्सीन की बात कर रहे थे, आपकी राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा तो वो आपकी राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगाएंगे। और देश के वैज्ञानिकों के ऊपर कोई सवाल नहीं है, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। अब उससे आगे आप क्या सुनना चाहेंगे? दिलीप जी, अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया था, अखिलेश यादव ने दोबारा ट्वीट किया था, उन्होंने लिख दिया था कि वो आपकी राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगाना चाहते हैं, वैज्ञानिकों की वैक्सीन पर उनको पूरा भरोसा है, वो लगवा लेंगे। जब उनके ट्वीट में वायरल सब लोगों ने, जनता ने तमाम कमेंट्स लिखने लगी, तब इन्होंने यू टर्न लिया। वैज्ञानिकों की मंशा पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, वैज्ञानिकों की काबिलियत पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। अगर एक आप अच्छे राजनेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है और एक सजग व्यक्ति है, एक सजग नागरिक है, तो इस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपकी सस्ती और घटिया सोच इसी तरह से दर्शाती है कि आप क्या सोच रहे हैं, उसमें भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप नहीं, भाई राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे ना भाई दिलीप जी, राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो? ठीक है, चलिए इससे बाहर आ जाते हैं। रजा रिजवी जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपका चाहूंगा। मौजूदा दौर के अंदर क्या आश्वस्त हो सकते हैं लोग, पैनिक भी ना हो और आश्वस्त भी रहें कि हाँ, अगर सरकार कह रही है कि उसने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, उसने अलर्ट भी रखा हुआ है, तो लोगों को कम से कम इस बात पर भरोसा करना चाहिए। जनता त्रायताई कर रही है, अपराध रजा जी, अरे रजा जी को बोलने दीजिए। नहीं, बिल्कुल इस बात का भरोसा रखना चाहिए। और मैं आयुष जी आपको बताना ये चाहता हूं कि पशुपालन राज्य मंत्री संजय बालियान ने जो है इस पर बहुत अच्छे विचार दिए हैं और उन्होंने बताया है कि साहब हम जो है इसकी जांच कर रहे हैं और जालंधर के नॉर्दर्न रीजनल डिजीज डायग्नोसिस लैब में भेजा गया है और उसके नतीजे सप्ताह के अंत में आ जाएंगे, आप समझिए। लेकिन एक बात और कहा जा रहा है कि साहब जो ये मुर्गी है और अंडा, इससे नुकसान नहीं है, लेकिन अंडा और मुर्गी
अच्छी तरह से पका लिया जाए। पीला, जर्दी और सफेदी अंडा अगर उबाल रहे हैं तो अच्छी तरीके से उसको पका लिया जाए। अभी जो है उत्तर प्रदेश में मुर्गी मुर्गा में बर्ड फ्लू की बीमारी का कोई जो है वो चिन्ह नहीं आया है। तो ये जरा से एक अच्छी अभी वो है। और किसी भी पोल्ट्री फार्म में और किसी भी मुर्गी पालन केंद्र में कहीं भी अभी बर्ड फ्लू फैलने का, रोग फैलने की सूचना मेरे जानकारी में अभी नहीं आई है। बिल्कुल। तो ये आप समझिए एविएशन जो ये एक अच्छा भी संकेत है। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, इसको फाइनल कमेंट में वेद प्रकाश जी का ले लेता हूं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, बिल्कुल फाइनली क्या कहना चाहेंगे इस बर्ड फ्लू को लेकर के, क्योंकि जनता आपकी बात को सुन रही है। क्या भरोसा रखना चाहिए, जो व्यवस्थाएं हैं हम ये मान के चले कि हाँ पैनिक होने की जरूरत कम से कम अभी तो फिलहाल नहीं है? देखिए आयुष जी, अभी मैं सुन रहा था कि ये कंपैरिजन बर्ड फ्लू और कोरोना का नहीं हो सकता है, बहुत घातक है। और जब हमारा देश सब लोगों ने मिलकर के पूरी जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से इसको हराने में कामयाबी पाई है। एक बड़ी महामारी जिससे कि दुनिया के बड़ी बड़ी महाशक्तियां त्रयमाम कर गई हैं, आपने देखा है, उससे भी निकलने का काम हमारे देश के लोग। चलिए, और हम उम्मीद यही करते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी कि इसका भी जो निदान है वो भी आगे आने वाले वर्ष में निकलता हुआ नजर आएगा और लोगों को फिलहाल परेशान और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।